हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट भूगोल यानी जियोग्राफी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाले हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके वो हैं जो आपके अभी तक एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं, यानी 4 से 5 बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लस इससे पहले एक पेपर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया था, वार्षिक पेपर, और उस क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन प्लस उसके अलावा जो पेपर दिया था उसका आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी नेक्स्ट पेपर और आपके जो अदर पेपर बचे हैं उनकी तैयारी भी आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, और बाकी इसके अलावा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हिंदी, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट जो भी हैं सभी की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, और लगभग सारे सब्जेक्ट्स के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, प्लस पेपर, है ना। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल के साथ जरूर एग्जाम तक जुड़ जाइए। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और पहला जो क्वेश्चन था आपका पेपर में वो था, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो इरेटास्थेनीज ने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। याद कर लीजिए इसी को अभी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका आंसर ज्वालामुखी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक मुख्य प्लेट नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रशांत प्लेट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरोत्तर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देख रहे हैं, अ, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है आप पूरा पढ़ेंगे। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री, ठीक है, 6 अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में, और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के 3 प्रमुख दर्रों के नाम। तो पहला दर्रा हो गया काराकोरम दर्रा, फिर दूसरा हो गया जोजिला दर्रा, तीसरा हो गया पीर पंजाल, फिर इसके अलावा 2-3 और आप देख रहे हैं, बनिहाल, सिपकिला, रोहतांग, बड़ोला, चाला, माना दर्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? भारत के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन वो हैं बच्चों जो आपकी बुक वगैरह में मेरे को देखने को नहीं मिले हैं, और जो आपकी गाइड वगैरह है उसमें भी नहीं कहीं ज्यादा, मतलब इतना मैंने चलने नहीं देगा, बट ज्यादा मैंने क्या किया, नेट से भी आप लोगों को सर्च करके आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास सही जानकारी पहुंच जाए। अगला है, भावर और तराई में अंतर लिखना था आपको। ठीक है, यानी भावर और तराई में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियां मिट्टी, बालू, कंकड़, गाद आदि अवसाद जमा कर देती हैं। इस अवसाद को भावर कहा जाता है। तराई प्रदेश किसे कहते हैं? भाबर के दक्षिण में 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी जो भाबर के साथ साथ चलती है, इसके आसपास के मैदानी क्षेत्र को तराई कहा जाता है। अगला प्रश्न था, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो अफवाह तंत्र को देख लेते हैं। अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं या मार्ग बनती हैं। ठीक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदावाहिनी क्यों होती है या वाहिनी क्यों होती है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियरों, हिमानिया हिमनद के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग पहले से अच्छे से जान होंगे। ठीक है, अगला है, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो कारक कौन कौन से हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने पेपर दिया था वहां पे ये पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप पेपर को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, वायुमंडलीय दबाव, हवा, आर्द्रता, वर्षा और बादल छाए रहना मौसम और जलवायु के 6 मुख्य तत्व है। अगला है, भूगोल के विषय में क्षेत्र का आकलन। ठीक है, तो किस प्रकार किया जाता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, भूगोल पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक पक्ष, ठीक है, प्राकृतिक पक्ष के साथ साथ मानवीय पक्षों का भी अध्ययन करता है। प्राकृतिक विशेषताएं जिनमें कि स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति क्षेत्र एवं मिट्टी शामिल होती हैं, विविध प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो विविधताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, क्वेश्चन आप जितने देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगला है, क्रमबद्ध उपागम, ठीक है, से क्या तात्पर्य है?
तो क्रमबद्ध उपागम में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वनस्पति, पर्वत, जल एवं नदियां, उच्चावाच, मिट्टी, खनिज, कृषि व पशुपालन, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, जनसंख्या, अधिवास में से किसी एक का। ठीक है, वहीं दूसरी ओर प्रदेशीय उपागम में सभी भौगोलिक तत्व का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र या करोड़ भाग को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा कि सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे करोड़ कहते हैं। इसमें निकल तथा लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे है। यह 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी की केंद्र तक फैली हुई है। अगला जो प्रश्न है वो है भूकंप तरंगों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है पी तरंगे। ठीक है, उसके बाद है एस तरंगे या गौण तरंगे, तीसरा है एल तरंगे या धरातलीय तरंगे। और इन तीनों तरंगों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी आ सकता है कि तरंगें कौन कौन सी हैं और उसके बारे में समझाइए या बताइए। अगला प्रश्न है अवसादी सैलों की प्रमुख विशेषताएं एवं आर्थिक महत्व बताइए। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन इसके जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आप लोगों को मैंने की दिखा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को आप ऐसे ही रोक लीजिए और इसको आप जूम करके पढ़ लीजिए। पीडीएफ भी डाउनलोड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भौतिक अपक्षय एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देख पा रहे हैं। भौतिक अपक्षय चट्टान की भौतिक संरचना को तोड़ देता है, जबकि रासायनिक अपक्षय किसी चट्टान या किसी खनिज की रासायनिक संरचना को बदल देता है। रासायनिक अपक्षय आणविक स्तर पर कार्य करता है, जबकि भौतिक अपक्षय यांत्रिक शक्तियों के साथ कार्य करता है। तो दो अंतर यहाँ पे आपको दिखा दिए गए। अगला है भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। भूस्खलन मतलब सीधा सीधा भूमि का खिसकना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। एक भूवैज्ञानिक घटना है, धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सा। पहली है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाहरी मंडल। और इन पांचों के बारे में क्या करना है आपने, पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोशिश करिएगा इन पांचों पॉइंट्स को आप, जो आप शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, पांचों के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत का मानचित्र के हिस्सों में भारत की मिट्टियों का प्रकार। तो मिट्टी का प्रकार कौन कौन, जलोढ़, काली, लाल और पीली मिट्टी। और ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर मैपिंग करके जरूर देखिएगा। ठीक है, मैपिंग करनी है कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोला है तापमान को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन एक बार जरूर आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अपचय के मुख्य कारकों का वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा आंसर कि आमतौर पर इसे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है अपचय को। वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। चट्टानों के टूटने के कारण के आधार पर अपक्षय के 3 प्रकार बताए जाते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। और इनके बारे में आप पढ़िएगा, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत और बिग बैंग मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट। लिख दिया मतलब ये आएगा बिग बैंग थ्योरी आपको लिखने के लिए, और पूरी स्टोरी को आपने पूरा अच्छे से पढ़ना है। बहुत इजी है, देखो लॉन्ग है बट समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हमारी पृथ्वी और आकाशगंगा आपस में टकराई, मिली और उसके बाद कैसे किस तरह ग्रहों का निर्माण हुआ, पूरा आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, बस आपने इसको पढ़ लेना है। बहुत ईजी है, बस बिग बैंग थ्योरी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगला है ग्रहों की या पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में लाप्लास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। लाप्लास का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ जरूर पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोकिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, 3 ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको दे दिए गए हैं। निहारिका, निहारिका, निहारिया और उसके 3 रोग। पहला है ऊपरी परत, फिर है अलग होना, फिर है परिवर्तन। ठीक है, तो पूरा आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, यानी आंतरिक संरचना यानी परतों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी देखो परतें पाई जाती हैं, क्रोड हो गई, मेटल हो गई। ठीक है, तो क्रोड को और मेटल को यहाँ पे ठोस, द्रव और किस तरह से बांटा गया आप यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपने ये खुद से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
भूपट्टी हो गया, फिर मेंटल हो गया, ठीक है। और सियाल भी कहते हैं ऊपरी परत को। फिर उसके बाद सीमा क्या है, सियाल क्या है, अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्रोड भी देख रहे हैं आप यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पी तथा एस तरंगों में अंतर। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने 3 प्रकार की तरंगे देखी थी। अब वहीं पे हमें पी हो गया हमारा प्राथमिक, ठीक है, प्राइमरी, एस हो गया हमारा सेकेंडरी यानी द्वितीयक, ठीक है। तो इन दोनों तरंगों के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है रूपांतरित एवं अवसादी शैलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रूपांतरित शैल और अवसादी शैल में अंतर इधर 4 दिए गए हैं, इधर 4 दिए गए हैं, तो दोनों का अंतर आप अच्छे से याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। अगला है भू संचलन से आप क्या समझते हैं, भू संचलन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहले तो आप इस पूरे जो थ्योरी आपको दी है यहाँ पढ़िए, उसके बाद फिर ये जो पैराग्राफ बना हुआ है इसको आप अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखने को मिल रहा है, और किसको कितने भागों में बांटा गया। अगर आप ये पूरा बना देते हैं तो इसमें आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थ्योरी आप लिखते हो तो थ्योरी में लगभग आपका 80% मार्क्स आपको मिलते हैं, और अगर आप ये बना देते हैं, ठीक है, ग्राफ बना देते हैं तो 100% आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है नदी की अवस्थाओं। प्रश्न है नदी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं देखता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लंबी जाए और आपका बहुत टाइम क्या हो उसमें वेस्ट हो। मेन आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाने चाहिए, है ना। क्वेश्चन बस मेन पहुंच जाए, बाकी पीडीएफ तो डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नदी की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए एवं किसी एक अवस्था का स्थल रूप का वर्णन कीजिए। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो पहले हम युवावस्था को देख लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। युवावस्था, नदी की युवावस्था आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं युवावस्था के बाद अब युवावस्था में देखो इसकी प्रमुख स्थलाकृतियां वी आकार की घाटी बनाती हैं। दूसरा जलज गर्तिका, जलप्रपात, और उसके बाद चलते हैं अगले, ठीक है, झीलें। 4 प्रकार के 4 पॉइंट हो गए। तो एक प्रकार की बतानी थी हमें, तो यहाँ पे हमने युवावस्था के बारे में पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है वायुदाब से आप क्या समझते हैं, वायुदाब पेटू की उत्पत्ति के कारण बताइए। तो वायुदाब के बारे में आप यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, और सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ अगले पेज पर। अब इसके पॉइंट्स जो हैं, ऊंचाई, जलवाष्प व पृथ्वी की घूर्णन गति, किस तरह से पृथ्वी गति करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिडिक, सॉरी एक क्वेश्चन आपका छूट गया था। कोरियोलिस बल क्या है, पवनों पर इसका प्रभाव, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षेप में बताना है। तो पहले तो आप कोरियोलिस बल को समझ लीजिएगा। समझ क्या लीजिएगा, सिंपल आपने पढ़ना है। देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ समझाने या समझने की जरूरत, सिंपल आप इसको पढ़ेंगे तो आंसर आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो मेन है कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पहुंचा दो। पारिस्थितिकी पिरामिड को समझाइए। तो पारिस्थितिकी पिरामिड को भी आप अगर आराम से पढ़ लीजिए यहाँ पे इसको रोक करके, ठीक है, वीडियो को। अगला है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं, दोनों के, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी अगले प्रश्न पर। जेट पवने किसे कहते हैं। आपने जेट सुना होगा, हवाई जहाज के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, बहुत तेज चलते हैं, तो उसी से संबंधित आपका जेट पवने हैं। तो जेट पवनों के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, जियोग्राफी यानी भूगोल के, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने देख लिए हैं। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इतने ही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत शॉर्ट में आपको लगभग 14 मिनट में आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं जो आपकी जियोग्राफी बुक से बनते हैं। ये वो क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में अब तक कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके फाइनल एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है। और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके वार्षिक पेपर के लिए। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो आपकी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और इसके अलावा भूगोल के अलावा लगभग आपके सारे सब्जेक्ट क्लास 11th के कवर करा चुका हूं, तो जिन्होंने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी, सिंपल आपने किसमें जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर आप विजिट करिएगा। बाकी अगर चैनल पर आपको नॉलेज की रिलेटेड कोई भी जानकारी मिल रही हो ठीक ठाक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।